शेयर बाजार में आज बैंकिंग शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली और इसी खरीदारी का शिकार हुआ एचडीएफसी बैंक, जिसके शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान बैंक का शेयर करीब 1% गिरकर 726 के स्तर तक पहुंच गया। ये शेयर का 2 साल से ज्यादा समय का सबसे निचला स्तर है। पिछले एक महीने में एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 12% की गिरावट आ चुकी है, जबकि इसी दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.74% की बढ़त देखी गई। आज के कारोबार में एचडीएफसी बैंक का शेयर 726 तक गिर गया था और इससे पहले 2 अप्रैल 2026 को शेयर 726 के निचले स्तर पर पहुंचा था और आज की गिरावट के साथ बैंक के शेयर ने उस स्तर को भी पछाड़ दिया है। एक्सचेंज के आंकड़ों पर हम एक नजर डालें तो एचडीएफसी बैंक का शेयर मई 2024 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इस शेयर ने 23 अक्टूबर 2025 को 1020 का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर टच किया था। साल 2026 की शुरुआत से अब तक एचडीएफसी बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आ चुकी है। इसके मुकाबले इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स करीब 8.2% नीचे आया है। यानी इस साल भी एचडीएफसी बैंक के शेयर ने बाजार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन ही किया है। आज अराउंड 3:20 के आसपास एचडीएफसी बैंक का शेयर 0.27% की गिरावट झेलते हुए 729 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। एचडीएफसी बैंक के शेयर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी में लगातार 5वीं तिमाही गिरावट आई है। जून 2026 तिमाही के आखिर में बैंक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कहे कि एफपीआई की हिस्सेदारी घटकर 41.83% रह गई। वहीं मार्च 2026 तिमाही के अंत में ये हिस्सेदारी 44.05% थी। इससे पहले दिसंबर 2025 में एफपीआई की हिस्सेदारी 47.67% थी और सितंबर में ये आंकड़ा 48.39% था। यानी कि पिछले कुछ तिमाहियों में एफपीआई ने बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है वो लगातार कम की है। जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है, वहीं डीआईआईज की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखी गई है। जून 2026 तिमाही के आखिर में ये हिस्सेदारी बढ़कर 41.9% हो गई। सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा 36.3% था और इसके अलावा व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी भी बढ़ी हुई है। जून तिमाही में पब्लिक शेयर होल्डर्स की जो आंकड़ा है वो 16.3% रहा, जो पिछले तिमाही में 15.6% और दिसंबर में 15.1% था। ऐसे में बैंक के लिए आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, ये भी समझते हैं। एचडीएफसी बैंक के जून 2026 तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने बैंक के प्रदर्शन और आगे की संभावनाओं पर अपनी राय पेश की है। नतीजों पर निर्मल बैंक इक्विटीज का कहना है कि बैंक का प्रदर्शन कुल मिलाकर काफी अच्छा रहा, लेकिन इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम उम्मीद से कमजोर रहा। तिमाही के दौरान एनआईएम में सालाना बेसिस पर 9 बेसिस पॉइंट और तिमाही आधार पर 12 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है और इसके चलते बैंक का जो मुनाफा है वो ब्रोकरेज के एस्टिमेट से करीब 2.5% कम रहा। हालांकि निर्मल बैंक के मुताबिक एनआईएम को छोड़ दे तो तिमाही के नतीजे काफी हद तक मजबूत रहे। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत क्रेडिट डिमांड के चलते बैंक की लोन ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। साथ ही बैंक की बेहतर उत्पादकता से लागत पर नियंत्रण और कमाई में सुधार की पूरी उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ में सुधार, फंडिंग लागत के सामान्य होने और एसेट क्वालिटी के मजबूत बने रहने से बैंक की कमाई में आगे टिकाऊ बढ़ोतरी की संभावना है। बैंक के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को भी ब्रोकरेज ने काफी पॉजिटिव ट्रिगर माना है। हालांकि एमडी और सीईओ के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर अभी फैसला आना बाकी है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि MOFSL के अकॉर्डिंग बैंक के तिमाही नतीजे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रहे। बैंक के कारोबार में अच्छी ग्रोथ और कम प्रावधानों ने नतीजों को सपोर्ट किया। हालांकि एनआईएम में 12 बेसिस पॉइंट की तिमाही गिरावट चिंता का विषय रही। बैंक की लोन ग्रोथ में एसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट की अहम भूमिका रही, जबकि रिटेल लोन की ग्रोथ अपेक्षाकृत धीमी रही। MOFSL के अकॉर्डिंग बैंक के लिए आगे सुधार की गुंजाइश अच्छी है। अगले 2 सालों में करीब 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के महंगे कर्ज की अवधि पूरी होनी है। इनके बदले कम लागत पर फंडिंग मिलने से बैंक की टोटल फंडिंग घट सकती है और इसके साथ ही बैंक के ऑपरेटिंग खर्चों में बेहतर नियंत्रण से आने वाले सालों में मुनाफे और रिटर्न रेशियो में धीरे धीरे सुधार की भी गुंजाइश है।